students. I am Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya Jinwani Bhilai, and today I am going to explain what are the accounts are which accounts are made for insurance companies. So let's start. First one is, what is insurance? Insurance is a contract whereby one party undertakes to indemnify another party against a possible loss or to pay a stated amount of money on the happening of a particular event. घटना या दुर्घटना, किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना होने पर जो हमको लॉस होता है उसके अगेंस्ट में रिस्क कवर करने वाली जो कंपनीज होती हैं वो इंश्योरेंस कंपनी कहलाती हैं. द प्राइमरी पार्टीज इन्वॉल्व इन ए कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट वन इज देयर आर टू पार्टीज, इंश्योरर, रिस्क अंडरटेकिंग पार्टीज. जो रिस्क अंडरटेकिंग करते हैं मतलब वो ये इंश्योर करते हैं दूसरी पार्टी को कि अगर आपका कभी लॉस होता है तो हम उसकी भरपाई कर देंगे, ठीक है, और इसके बदले में वो क्या लेते हैं, प्रीमियम. और सेकंड इज इंश्योर्ड, द पार्टी फॉर हु से इंश्योरेंस इज इफेक्टेड इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन कॉल्ड प्रीमियम. मतलब ये वो पार्टी होती है जो प्रीमियम पे करती है और उसके बदले में उसको इन फ्यूचर कोई रिस्क होता है, कोई इवेंट होता है, दुर्घटना होती है तो उसको जो भी लॉस है वो उसको वापस मिल जाता है. जो लॉस होता है उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर देती है. तो ये है इंश्योरेंस. Let's see types of insurance. There are main two types of insurance, general insurance and life insurance. तो life insurance तो सिंगल है. लाइफ इंश्योरेंस LIC पॉलिसीज, इसके बारे में आप जाने होंगे, जहाँ लाइफ की रिस्क को कवर किया जाता है. लाइफ के बारे में कोई नहीं कह सकता कि कब तक कौन जिंदा रहेगा या क्या उसके साथ घटना दुर्घटना होगी, तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है. एंड जो जनरल इंश्योरेंस है उसके भी कुछ टाइप्स हैं. Types of general insurance, first one is fire insurance, second is marine insurance, third insurance accident insurance, and fourth other insurance. So what is fire insurance? Under this insurance, in exchange of premium, insurance company undertake to compensate that loss which is caused by fire. आग से हुए नुकसान के लिए कंपनसेट करने का कॉन्ट्रैक्ट करती है जो इंश्योरेंस कंपनी है. बट दिस कंपनसेशन नेवर एक्सीड्स द अमाउंट इंश्योर्ड. जितने अमाउंट का इंश्योरेंस करवाया जाएगा उतने अमाउंट तक वो फायर से अगर लॉस होता है तो उसको कंपनसेट करने का एश्योरेंस देती है फायर इंश्योरेंस कंपनी. सेकंड, मरीन इंश्योरेंस. Marine insurance, in this insurance, under this insurance, in exchange of premium, insurance company undertakes to compensate loss which is caused by marine risk as per terms of insurance. जो इंश्योरेंस के टर्म्स होंगे उसमें मरीन रिस्क मतलब कि आजकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, समुद्र से माल आता जाता है. अगर मान लीजिए कोई जहाज डूब जाता है तो उसमें जितने भी माल रहते हैं अगर उनका इंश्योरेंस रहता है तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो उनके ओनर को, जो इंश्योर्ड पार्टी होती है जिसने प्रीमियम पे किया है और इंश्योरेंस करवाया है, उसको उस लॉस का कंपनसेट कर देते हैं. थर्ड इज एक्सीडेंट इंश्योरेंस. अंडर दिस insurance, amount of insurance, contract amount of insurance becomes payable on the happening of insured accident. आप नई गाड़ी खरीदते हैं, उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर एक्सीडेंट होता है, गाड़ी में डैमेज होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करके उस लॉस को कंपनसेट, इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को कंपनसेट करती है, ठीक है. एंड इन फोर्थ जो टाइप है वो है अदर इंश्योरेंस. In addition to fire insurance, marine insurance and accident insurance, there are some other insurance like a musician insure his voice. जैसे हमारे यहाँ लता मंगेशकर की जो गले का जो पोर्शन है या जो उनकी आवाज़ है उसको इंश्योर उन्होंने करवाया है.
ए डायरेक्टर इंश्योर हिज और हर लेग्स, डांसर कोई डांस करता है, बहुत अच्छा डांसर है, तो अपने लेग्स का, अपने पैरों का इंश्योरेंस करवाया है। तो ये सब होता है अदर इंश्योरेंस में, ये सब आता है। लेट्स सी अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। जैसा कि मैंने बताया, दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस LIC एंड जनरल इंश्योरेंस। तो यहाँ पर भी पार्ट 1, ये टोटल कितने पार्ट्स में है, ये लाइफ इंश्योरेंस का भी सेम वैसा ही चलता है और जनरल इंश्योरेंस का भी। तो चूंकि हमको यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है, इसलिए इसका जो पार्ट 1 होता है उसमें आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड है डिस्क्लोजर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थर्ड है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप कैसे बनाएंगे। फोर्थ पार्ट है कंटेंट्स ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट एंड फिफ्थ पार्ट में होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके साथ ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें 3 चीज़ें आप बनाते हैं। फॉर्म B-RA रेवेन्यू अकाउंट होता है, दूसरा जिसको हम बोलते हैं फॉर्म B-PL वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड वन इज फॉर्म BS बैलेंस शीट एंड उसका 15 शेड्यूल्स होता है। ठीक है, तो ये सब इंक्लूड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं। तो पार्ट 1 से 1 to 5 तक हमको सारे इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं, और उसके बाद में फिर हम रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में हम 3 चीज बनाते हैं, याद रखिएगा। BRA रेवेन्यू अकाउंट, फॉर्म BPL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फ्रॉम BS बैलेंस शीट। अब फॉर्मेट देखते हैं कि रेवेन्यू अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो नेम ऑफ इंश्योरर यहाँ पे रहता है, ये किसकी कंपनी में बन रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंश्योरेंस कंपनी का बन रहा है। तो यहाँ पर नेम ऑफ इंश्योरर रहता है जिसने इंश्योर करवाया है, जो प्रीमियम पे कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट जो है उसके अंडर में जो किस तरह से हमको प्रिपेयर करना है उसके बारे में वो लिखा रहता है कि उसका रजिस्ट्रेशन उस एक्ट के अंतर्गत कब हुआ है, वो डेट रहती है। देन ऊपर लिखा रहता है रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एट, जनरली जो क्लोजिंग ऑफ ईयर होता है 31 मार्च होता है, और ईयर उसका मेंशन करेंगे हम वहाँ। और उसके बाद में यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल यहाँ पर मेनली 4 शेड्यूल बनाए जाते हैं, और करंट ईयर का जो अमाउंट है और प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। तो सबसे पहला क्या होता है, प्रीमियम अर्न। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है और उसका सोर्स ऑफ बिजनेस जो इनकम सोर्स जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है उसका प्रीमियम। तो प्रीमियम अर्न, जो प्रीमियम हमको मिला है वो प्रीमियम अर्न में आएगा। ठीक है, जो वही उसका सोर्स ऑफ इनकम होगा। दूसरा होता है ये शेड्यूल 1 में प्रीमियम अर्न को कैलकुलेट करते हैं शेड्यूल 1 में, और लेकिन रेवेन्यू अकाउंट में नेट प्रीमियम आता है, और उसका जो कैलकुलेशन होगा वो शेड्यूल 1 में होगा, जिसको कि हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा, और कोई अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इंश्योर करती हैं, उनके पास जो पैसा आता है उसका कहीं वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, तभी तो उनका बिजनेस चलता है, तभी जो अमाउंट है वो सर्कुलेट होता है, पैसा सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ये इसमें आता है प्रीमियम अर्न में। और प्रॉफिट एंड लॉस रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अगर कहीं किया है तो वो भी अमाउंट, क्योंकि वो इनकम है एक तरह से, वो भी इसमें आता है। देन अदर्स, अगर कुछ और अदर कहीं से सोर्स ऑफ इनकम है तो वो भी आता है। कहीं से इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला या रेंट मिला तो वो भी आता है। और इस तरह से हम क्या किया शेड्यूल 1 में, टोटल इनकम, टोटल जो प्रीमियम अर्न है वो तो मेन सोर्स है, उसके साथ साथ और भी कोई सोर्स हो तो उसको टोटल ए दिखाते हैं हम। ठीक है, देन और इसमें और जो सेकंड आएगा
वो रहेगा क्लेम इनकर्ड, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का काम ही ये है कि रिस्क को कवर करती है, उसके लिए वो प्रीमियम लेती है, वो उसका इनकम का सोर्स हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे दुर्घटना होती है, कोई इवेंट हो जाता है, वहां पे क्लेम किया जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को जो पॉलिसी रहती है उसके जो अमाउंट रहती है, अमाउंट पॉलिसी के अमाउंट जो रहती है उसको पे करना पड़ता है सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो उनका जो दूसरा जो एक्सपेंडिचर है, मेन मेन जो उनको क्या खर्च करना पड़ता है जब क्लेम किया जाता है तो उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए शेड्यूल 2 में आपका आएगा क्लेम्स इनकर्ड, और वो क्लेम्स इनकर्ड में बहुत सारी बातें होती हैं जो शेड्यूल 2 में मेंशन है। जब हम शेड्यूल 2 का फॉर्मेट देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, तो उसको हम उसमें इंक्लूड करते हैं और नेट क्लेम इनकर्ड ही हम लिखते हैं। उसके बाद में कमीशन, चूंकि इंश्योरेंस बिजनेस है इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इंश्योरेंस करवाने वाले बहुत सारे एजेंट होते हैं, और दूसरा जो मेन एक्सपेंडिचर होता है इंश्योरेंस कंपनी का वो होता है गिविंग कमीशन, कमीशन देना, कमीशन पे करना। ठीक है, तो थर्ड शेड्यूल में कमीशन आता है, एंड फोर्थ शेड्यूल में आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लाइक ऑफिशियल जो उसने अगर मान लीजिए रेंट पे लिया, ऑफिशियल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और जो ट्रैवलिंग होता है एजेंट्स का, अगर वो सब, तो ये सारी चीजें क्या आती हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आती हैं। तो इस तरह से सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो थर्ड, ये यहाँ पर हम देखेंगे क्लेम इनकर्ड, कमीशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल में आते हैं, और इन सब का टोटल हम कर देते हैं और उसको शो करते हैं टोटल बी से। अब उसके बाद में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो आता है, चाहे वो फायर इंश्योरेंस का हो, मरीन इंश्योरेंस का होगा या मिसलेनियस इंश्योरेंस का होगा। यहाँ पर हम फॉर्मुलेशन करते हैं इसका C इज इक्वल टू A माइनस बी, यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको हम इंडिकेट करते हैं C इज इक्वल टू A माइनस बी, जैसा कि इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। और उसके बाद में फिर कुछ अप्रोप्रिएशंस करते हैं, जैसा कि ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डर्स अकाउंट, उनको भी अगर शेयर होल्डर्स को कुछ वो देना है, डिविडेंड देना है, तो उसके लिए ट्रांसफर करते हैं शेयर होल्डर्स अकाउंट में, या ट्रांसफर टू ये कैटेस रिजर्व करते हैं फॉर इन फ्यूचर, अगर कोई लाइबिलिटी आ जाती है बहुत बड़ी अमाउंट में आ जाती है, उसके लिए कुछ फ्यूचर करके रिजर्व करके रखते हैं फॉर फ्यूचर। और ट्रांसफर ऑफ अदर रिजर्व्स, कोई और रिजर्व किया गया है तो उसको भी अगर दिया है क्वेश्चन में तो उसको भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से अप्रोप्रिएशन करेंगे, उसके बाद में उनको सबको लेस कर देंगे किसमें से, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था उसमें से, देन टोटल सी आएगा जो एक्चुअल प्रॉफिट है जिसको कि आप ट्रांसफर करेंगे बाद में। तो ये था फॉर्मेट, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अब हम ये जो शेड्यूल्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5, इन शेड्यूल्स का एक एक शेड्यूल का डिटेल देखते हैं। तो ये देखिए शेड्यूल 1 है, किसके लिए है, प्रीमियम अर्न्ड। नेट प्रीमियम हमको कैसे निकालना है, देखिए प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस रिटर्न, प्रीमियम क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है और उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है डायरेक्ट बिजनेस जो है, प्रीमियम ही उसको मिलता है, तो प्रीमियम को हम लिखते हैं जो प्रीमियम उसने लिया करेंट ईयर में, और तुलना करना है तो प्रीवियस ईयर का भी लिखेंगे आप। देन इसमें ऐड करते हैं प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। प्रीमियम री इंश्योरेंस क्या होता है, कई बार देखिए इंश्योरेंस कंपनी होती है रिस्क कवर करने के लिए प्रीमियम तो कर लिया, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है, टाटा आईजी जो है मान लीजिए कि उसने एक पर्सन का एक इंडस्ट्री का इंश्योरेंस किया, लेकिन वहां पर अगर उसको ये लगता है कि अगर मुझे कभी, हमें कभी उस कंपनी को ये लगता है कि हमें जब पे करना पड़ा, मान लीजिए कोई इवेंट हो जाता है और पे करना पड़ा, तो इतना बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट कहाँ से लाएंगे, तो उन लोग क्या करते हैं, अदर दूसरी कंपनीज जो हैं उनसे वो उन कंपनियों से भी कुछ बेसिस पे, कुछ पार्ट पे वो इंश्योरेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये री इंश्योरेंस जो होता है कंपनी टू कंपनी होता है, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी करने से वो क्या करते हैं, री इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, तो री इंश्योरेंस करने में क्या होता है, प्रीमियम, जैसे एक इंडस्ट्री है मान लीजिए ए, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने टाटा आईजी से इंश्योरेंस के लिए कांटेक्ट किया और वहां पे प्रीमियम किसको पे करेगी, टाटा आईजी को, लेकिन वो बहुत बड़ी अमाउंट है, अगर मान लीजिए रिस्क आ जाता है और क्लेम करती है कंपनी, तो फिर टाटा आईजी कहाँ से देगी, इसलिए वो अपने रिस्क को, अपनी जो लाइबिलिटी हो सकती है रिस्क कवर करने वाली, उसको कम करने के लिए वो क्या करती है, अदर किसी री
इंश्योरेंस अदर किसी इंश्योरेंस कंपनी से वो उसी का क्या करती है, री इंश्योरेंस कर लेती है, वो कुछ पार्ट में होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर भी वो अपना कुछ जो प्रीमियम उसको मेन जो उसका जो भी है कस्टमर, उससे जो प्रीमियम मिलेगा उससे उस अदर कंपनी को भी इस कंपनी को जो पहली वाली कंपनी है, जो मेन कंपनी है, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, इसीलिए उसको क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। और अगर मान लीजिए उस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से मिल रहा है पैसा, री इंश्योरेंस जिस भी कंपनी से उसने किया, तो प्रीमियम का अमाउंट मिल रहा है, तो वो होता है प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। री इंश्योरेंस कंपनी टू कंपनी होता है, ध्यान रखिएगा। प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस मतलब वो वहां पर जो पार्टी होगी, इंश्योर्ड जो पर्सन होगा, वो जो प्रीमियम देता है वो आता है। और री इंश्योरेंस जो होता है वो एक इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में री इंश्योरेंस होता है। तो वो री इंश्योरेंस को, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट होने पर उतना रिस्क कवर करने में अपने आप को असमर्थ अगर कोई कंपनी पाती है, तो फिर वो दूसरी किसी इंश्योरेंस करने वाली कंपनी के साथ उसी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी का री इंश्योरेंस करती है, उसके कुछ पार्ट का करती है। तो उस पार्ट के हिसाब से ही उसका प्रीमियम भी उसको या तो वो एक्सेप्ट करती है या फिर वो पे करती है। तो इसीलिए आता है प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, जिसको कि हमेशा लेस करते हैं क्योंकि ये पे किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है, नेट प्रीमियम आ जाता है। अब नेट प्रीमियम एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। देखिए कभी भी अनएक्सपायर्ड रिस्क जो होता है उसके लिए रिजर्व करना ही पड़ता है, एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, और वो एडजस्टमेंट कहाँ से होगा, नेट प्रीमियम से होगा। और ये जो फायर इंश्योरेंस है उसमें ये 50% रहता है अनएक्सपायर्ड रिस्क का जो है, और जो मरीन इंश्योरेंस है वहां पर अनएक्सपायर्ड रिस्क के लिए 100% यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस एडजस्टमेंट को करने के बाद ही आप क्या निकाल पाएंगे, टोटल प्रीमियम अर्न्ड। और इसमें जो ये नोट लिखा हुआ है इसको री इंश्योरेंस प्रीमियम्स वेदर ऑन बिजनेस सीडेड और एक्सेप्टेड आर टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट बिफोर डिडक्टिंग कमीशन अंडर द हेड ऑफ री इंश्योरेंस प्रीमियम। ये चीज को आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट शेड्यूल पे आते हैं, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 क्या है, ये तो अभी जो शेड्यूल 1 में हमने पूरा इनकम देखा, अब शेड्यूल 2 में क्या है, क्लेम्स इनकर्ड। क्लेम्स इनकर्ड ये मतलब कि कहाँ कहाँ क्लेम को देना पड़ा, पे किया गया, क्लेम्स पे किया, जो क्लेम्स था उसको पे किया गया। तो क्लेम्स पेड जो है सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस। उसके बाद में अगर री इंश्योरेंस पर है, ये री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है, तो क्लेम को जो भी क्लेम होगा उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, इसलिए इसको ऐड करते हैं। और री इंश्योरेंस सीडेड इसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। देन नेट क्लेम पेड ये आएगा। अब इस नेट क्लेम पेड में से क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर करंट ईयर में ही कोई आउटस्टैंडिंग क्लेम है तो उसको ऐड कर दिया जाता है। और अगर करंट ईयर में कोई आउटस्टैंडिंग क्लेम, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग क्लेम को ऐड करते हैं एंड प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग क्लेम को लेस करते हैं। ठीक है, जो बिगनिंग में होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग ऑफ द ईयर मतलब वो क्या हो गया, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया, उसको लेस कर देते हैं। और इसके बाद जो आता है वो टोटल क्लेम इनकर्ड होता है। ये शेड्यूल 2 था। और ये जो टोटल क्लेम इनकर्ड ये नेट अमाउंट आएगा, इसको ही हम अगले इस प्रोसेस में ले जाएंगे। अब देखते हैं थर्ड शेड्यूल, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 यहाँ पर चूंकि इंश्योरेंस कंपनी और ये सारा काम कौन करते हैं, एजेंट्स करते हैं। तो एजेंट्स को उनकी सैलरी के साथ साथ कमीशन भी मिलता है। तो एजेंट को कमीशन देना कंपनी देती है, इंश्योरेंस कंपनी देती है अपने एजेंट को कमीशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या हो गया, कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर हो गया। तो यहाँ पर कमीशन पेड, डायरेक्ट बिजनेस से जो कमीशन दिया गया
उसके बाद में फिर री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का हमेशा ऐड करेंगे, और कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड इसको हम हमेशा लेस करेंगे, और इतना करने के बाद हमको क्या मिलेगा, नेट कमीशन शेड्यूल 3 का। ठीक है, द प्रॉफिट और कमीशन इफ एनी है आर टू बी कंटिन्यूड विद द री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और री इंश्योरेंस सीडेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेड्यूल 3। अब आते हैं शेड्यूल, ये भी क्या है, कमीशन पे करना, ये भी क्या है, एक्सपेंडिचर है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। अब आते हैं हम शेड्यूल 4 पे। शेड्यूल 4 किसके लिए है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस। जैसे यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, एम्प्लॉयज रिम्यूनरेशन एंड वेलफेयर के लिए अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ किया है तो उसको मेंशन करो। ये सारे क्या है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, दूसरा है ट्रैवलिंग कन्वीनियंस एंड व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस होगा, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस होगा, यानी जो एजेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अगर कुछ है तो ये होगा, रिपेयर्स कुछ रिपेयर करवाया, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कम्युनिकेशन के लिए यानी कि फोन बिल जो भी है, उसके बाद में लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, लीगल चार्जेस, देन ऑडिटर्स फीस एंड एक्सपेंसेस, ऑडिटिंग करवाना, क्योंकि हर कंपनी के लिए ऑडिटिंग कंपलसरी है, इसलिए ऑडिटर आएगा, ऑडिटिंग करवाना पड़ेगा, साल भर में एक बार तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो फिर ऑडिटर की फीस देना, उसका एक्सपेंसेस, देन इसमें जो एक्सपेंसेस रहते हैं उसमें एज रिम्यूनरेशन दिया जाता है ऑडिटर को, या उसकी फीस दी जाती है, और उसके बाद में फिर जो एडवाइजर होता है और उनको भी अदर पर्सन कोई होता है, जो भी कैपेसिटी होती है उनकी, उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो टैक्सेशन मेथड्स, इंश्योरेंस मैटर्स, और मैनेजमेंट सर्विसेज, एंड देन इफ एनी अदर कैपेसिटी कोई कुछ और हो तो अगर क्वेश्चन में दिया हो तो। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी अगर कर रहे हैं तो, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस अदर टू बी स्पेसिफाइड, एंड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसका, अगर कोई मशीन लगी है कुछ वहां पर, जैसे मान जो भी लगा हुआ है उस ऑफिस में इंश्योरेंस कंपनी के, कोई भी मशीन है उसका जिसका इस्तेमाल करते हैं तो उस मशीन का भी डेप्रिसिएशन। तो ये चीजें आती हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनका सबका टोटल करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है। मतलब कि फर्स्ट शेड्यूल में ए इनकम जितना होता है उसका टोटल कर लिया, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल में एक्सपेंडिचर का टोटल होता है, यानी क्लेम जो भी क्लेम किया वो वाला, दूसरा जो भी कमीशन दिया, और तीसरा जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंसेस करना पड़ा इंश्योरेंस बिजनेस को वेल रन करने के लिए, उसको लिखा। तो इस तरह से ये 4 शेड्यूल बनते हैं, और ये जब टोटल बन जाता है तो क्या करते हैं, ए में से बी सी एंड डी को माइनस कर देते हैं, तब हमारा क्या आता है, नेट प्रीमियम आता है, और उस नेट प्रीमियम से रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क फायर इंश्योरेंस के मामले में 50% ऑफ नेट प्रीमियम है, जितना प्रीमियम मिला उसका 50% ऑफ नेट प्रीमियम इन द फायर इंश्योरेंस होता है, और मरीन इंश्योरेंस में ये 100% होता है। सो ये मैंने 4 शेड्यूल आपको बताया रेवेन्यू अकाउंट के। ये चारों रेवेन्यू अकाउंट अगर बनाने बोलेंगे तो आपको ये चारों शेड्यूल के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।